स्वागत है बच्चे आप सभी का। और आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग बात करेंगे, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और ये देखिए यहाँ से प्रश्न आता ही आता है ना। और ख़ास करके ये बिहार दरोगा के लिए मेरे द्वारा सेट किया गया है बच्चे क्वेश्चंस। तो पहली बात क्या है कि ये पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी पर ही हम बात कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह है ठीक है पादप रोग, यानी आपका प्लांट डिजीजेस एंड पादप वर्गीकरण, है ना। तो इसमें निश्चित रूप से सम्मिलित हुई आप बच्चे। तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं, बहुत ही लाजवाब आपका जो टॉपिक है आज का वो है ना बच्चे। इसमें हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्या कि अगर प्लांट ग्रुप की बात करें तो प्लांट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, प्लांट जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। देखिए क्या मैं डिवाइड कर रहा हूँ, प्लांट ग्रुप की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, पादप ग्रुप की चर्चा कर रहा हूँ, पादप वर्ग की चर्चा कर रहा हूँ। और ये मैंने इसको दो प्रकार में बांट दिया। पहला क्रिप्टोगेमस, याद रखना बच्चे, न तो फूल होगा न ही फल होगा बच्चे, है ना, या कहीं एक तरह से बीज कुछ भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, है ना। क्रिप्टोगेमस कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, क्रिप्टोगेमस हम लोग कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो गेमस कहिए ये या क्रिप्टोगेम्स कहिए, बात बराबर है। और ये देखिए, ये मुख्य रूप से आपको तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होगा? तो भैया सबसे पहले आ जाएंगे थैलोफाइटा में, है ना, थैलोफाइटा, बहुत अच्छी बात है ना, थैलोफाइटा अलग ही होता है। दूसरा आते हैं किसमें? तो भैया ये ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है बच्चे वो है आपको टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइट्स होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपको क्रिप्टोगेमस को मैंने तीन भाग में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एक और होता है फेनोरगेमस। क्या होता है? फेनोरगेमस, जिसमें फूल वगैरह लगता है बच्चे, फेनोरगेमस, है ना, फेनोरगेमस होता है, बीज होता है और ये फेनोरगेमस कहलाता है। और ये मुख्य रूप से आपको दो प्रकार का होगा। पहला क्या होता है? तो भाई मेरे इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना, अनावृत बीजी, यानी नेकेड बीज इसमें होगा, है ना। बीज कैसा होगा? तो भाई खोल के अंदर नहीं होगा और यह जिम्नोस्पर्म कहलाता है। और दूसरा क्या होगा भाई मेरे? तो इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, आवृत बीजी कहा जाता है। और ये क्या होता है? इसमें आपको बीज जो है ना खोल के अंदर होता है। और ये एंजियोस्पर्म दो प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोकॉट, याद रखना बच्चे, मोनोकॉट होगा, है ना। और दूसरा होता है क्या? तो डाइकॉट होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और प्लांट से संबंधित जितने भी रोग हैं उस पर हम लोग बात करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है आपका। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। सीधे प्रश्न पर आते हैं बच्चे। पहला प्रश्न ये देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि पादप जगत का उभयचर, है ना, आपको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बच्चे इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ध्यान में रखिएगा, ब्रायोफाइटा जो है ये ठीक है आपको नम भूमि पर उगता है। एकदम याद रखिएगा, नम भूमि पर ठीक है आपको क्या होता है? तो बच्चे ये पनपता है, यानी ठीक है ये जितना भी आपका थोड़ा सा जो है ना आपको ह्यूमस जो सॉइल होगा उस पर यह उगेगा, नम भूमि पर उगता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इससे संबंधित क्या है? तो ध्यान में रखना है कि ये जब भी नम भूमि पर उगेगा, लेकिन आपको ठीक है ये प्रजनन के लिए, जनन के लिए इसको जल की आवश्यकता होगी। जनन के लिए यानी आपके रिप्रोडक्शन के लिए इसको किसकी आवश्यकता होगी? तो भाई मेरे जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जनन के लिए किसकी आवश्यकता? तो जल की आवश्यकता होती है। एकदम समझिएगा इसको, जनन के लिए किसकी आवश्यकता है? तो भाई मेरे जल की आवश्यकता होती है। और क्या बच्चे? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको जड़, तना और पत्ती विभेदित नहीं होता, यानी आपको डेवलप नहीं होता है। कौन कौन? तो बच्चे जड़, है ना, फिर क्या तना और क्या पत्ती विभेदित नहीं होता बच्चे, है ना। आपको डिफरेंशिएट नहीं होगा, आप पता नहीं कर पाइएगा कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ता है ना। तो जड़, तना, पत्ती विभेदित नहीं होते हैं, विभेदित नहीं होते। एकदम समझिएगा, विभेदित नहीं होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं होती है, एकदम याद रखिएगा बच्चे। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? तो भाई इसके एग्जाम्पल हैं, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम किसको किसको लेंगे? तो भाई मेरे ले लीजिए फर्ड, है ना, आप बोलते हैं मॉस, रिक्सिया, मर्केंसिया, याद रखना ये तीनों, है ना, मॉस और कौन?
तो भाई ठीक है, रिक्सिया है ना, और कौन, तो भाई मेरे आप ले लीजिए मर्केंसिया। ये तीनों आपको याद रखना है कि ऑल आर ब्रायोफाइट्स, मॉस, रिक्सिया और मर्केंसिया। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, मर्केंसिया ये तीनों जो है आपको क्या होते हैं, तो ये तीनों आपके ब्रायोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे। थैलोफाइटा में कौन आएगा, तो थैलोफाइटा की श्रेणी में आपको रखते हैं शैवाल को, अलगी को रखा जाता है, एकदम समझिएगा अच्छे से, ठीक है। थैलोफाइटा की श्रेणी में किसको रखते हैं, तो शैवाल को रखते हैं। और भाई मेरे टेरिडोफाइट्स की श्रेणी में आप किसको रखेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे पादप होते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो भाई मेरे कौन कौन पादप टेरिडोफाइट्स में होगा, तो फर्न, एजोला, लाइकोपोडियम और सेलिजीनेला, है ना बच्चे। ये मैंने आपको 4 लिखे हैं, जिसको नोट डाउन आपको कर लेना चाहिए, है ना। टेरिडोफाइट्स में कौन होगा, तो भैया ये फर्न होगा, ध्यान में रखना है। फर्न क्या है, तो भाई मेरे टेरिडोफाइट्स है। फर्न क्या है, तो टेरिडोफाइट्स है। जबकि मॉस क्या है, तो ब्रायोफाइट है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, है ना। अब देखिए फर्न हो गया टेरिडोफाइट्स में, और मैंने कहा एजोला, है ना, एजोला बच्चे, है ना। एजोला क्या है, तो भैया ये ठीक है आपको टेरिडोफाइट्स है। फिर मैंने क्या कहा, हॉस्टेल। हॉस्टेल क्या है बच्चे, तो हॉस्टेल जो है ना ये भी आपको होता है क्या, तो भाई मेरे ये भी आपको टेरिडोफाइट्स की श्रेणी में आता है। फिर आते हैं बच्चे, ठीक है, आपको एक और लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और बराबर पूछता है, सेलिजीनेला। बच्चे इसको हम संजीवनी बूटी भी कहते हैं, सेलिजीनेला। ये क्या होता है, तो जब आपको, है ना, जब आपको सूखा पड़ेगा तो यह मुरझा जाएगा, लेकिन जैसे इसको ठीक है हल्का भी जलबूंद पड़ेगा तो यह जो है ना फिर खिलखिला करके आपको बढ़ जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे। और ये सेलिजीनेला है, सेलिजीनेला कहा जाता है। और एक और मैंने कहा लाइकोपोडियम बच्चे, है ना, लाइकोपोडियम। ये क्या है, तो भैया ये आपको टेरिडोफाइट्स की श्रेणी में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कौन आएगा, तो भैया आप बार बार हम बताते रहते हैं आपको कि देखिए जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में किसको किसको किस किस पादप को रखेंगे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जिम्नोस्पर्म में आपको बीज जो होता है वह आपको खोल के अंदर नहीं होता, नेकेड बीज होता है, नेकेड बीज होगा बच्चे। सर जी है तो है, ठीक है। नया साल एकदम बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। नया साल आप सभी बच्चों को ढेर सारी, ठीक है, ढेर सारा, ठीक है, आपको जो है नई नई चीजें ला करके दे। आप स्वस्थ रहें और शिक्षा इतना ज्यादा अच्छा ग्रहण करें कि निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। चलिए हम ज़्यादा बात ना करके सीधे आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न जो है बच्चे मैं कर रहा था कि जिम्नोस्पर्म में किसको किसको आप रखेंगे, तो बराबर मैं आपको बताता रहता हूं कि देखिए जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि बीज जो है ना वो खोल के अंदर नहीं होता, यानी फल के अंदर बीज नहीं होता, ये नेकेड बीज होता है बच्चे, नेकेड सीड्स होगा, नेकेड सीड्स होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, नेकेड सीड्स इसमें होते हैं। और जिम्नोस्पर्म मैंने कहा हिंदी में अगर बात करें तो अनावृत बीजी, अनावृत बीजी इसको कहा जाता है, अनावृत बीजी इसको कहते हैं बच्चे। यानी फल जो है ना फल के अंदर बीज नहीं होता है, नेकेड बीज होता है। और इसमें किसको रखेंगे, तो भैया बहुत सारे पौधे हैं, जैसे साइकस, है ना, ध्यान में रखना, साइकस, है ना, पाइनस बच्चे, साइकस, पाइनस, है ना, पाइनस, है ना, आपको इफेड्रा लीजिए, है ना, देवदार, है ना, पाइनस। उसके बाद लीजिए बच्चे एफेड्रा, है ना, एफेड्रा, है ना। और क्या लीजिए, तो भाई साइकस, पाइनस, फिर क्या, ठीक है, सिकुआ बच्चे, सिकुआ, है ना, सिकुआ लीजिए। और ठीक है आपको देवदार मैंने कहा था, इसको लीजिए, है ना, देवदार। ये सब आपको किसकी श्रेणी में आता है, तो अनावृत बीजी के श्रेणी में आता है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा बहुत सारी बातें। और जो जो मैंने लिखा है बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना, यकीन मानिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हम बात कर रहे थे क्रिप्टोगेमस पर बच्चे, और मैंने कहा कि तीन पादप को आपको, 3 समूह को किसमें रखना है, क्रिप्टोगेमस में। पहला थैलोफाइटा, ध्यान में रखना बच्चे, थैलोफाइटा को आप किस किस श्रेणी में रखेंगे, तो आपको रखेंगे, ध्यान में रखिएगा, क्रिप्टोगेमस में। फिर दूसरा मैंने क्या कहा, तो भाई मैंने कहा ब्रायोफाइटा को आप किस में रखेंगे, तो भाई आप रखेंगे ब्रायोफाइटा को रखते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको रखते हैं आपको क्रिप्टोगेमस में। और एक और बच्चे टेरिडोफाइट्स को किस में रखेंगे, तो टेरिडोफाइट्स को रखते हैं आपको, है ना, आपके क्रिप्टोगेमस में रखते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि इनमें
तो इनमें फूल और बीज नहीं बनते। एकदम सही है बच्चे, है ना, फूल और बीज नहीं बनते, एकदम याद रखिएगा। जब भी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे या क्रिप्टोगेमस की बात करेंगे तो इनमें फूल और बीज नहीं बनते। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, फूल और बीज नहीं बनेगा। और इनके जननांग बच्चे अप्रत्यक्ष होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इनके जननांग जो है ना अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी ये विजिबल नहीं होगा बच्चे, है ना, विजिबल नहीं होगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, विजिबल नहीं होता। तो ये गलत काट दीजिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है? तो भैया केवल और केवल एक कथन सत्य है, क्योंकि इनमें ठीक है बीज और ठीक है आपको फूल और बीज नहीं बनते। ध्यान में रखना है, फूल और बीज नहीं बनेगा। किसमें? तो भाई मेरे आपके ठीक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स में। तो बच्चे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में आपको संवहनीय उत्तक, है ना, संवहनीय उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको बच्चे। संवहनीय उत्तक जो होता है वो कौन है? तो भाई आपको जाइलम और फ्लोएम। ये डेवलप नहीं होता बच्चे, जाइलम और फ्लोएम, है ना। यहां देखिए जाइलम और फ्लोएम डेवलप नहीं होगा बच्चे, यानी पूर्णतः विकसित नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, जाइलम फ्लोएम विकसित, पूर्णतः विकसित नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णतः विकसित नहीं होता। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आपको ये जो है आपका जो टेरिडोफाइट्स है इसमें क्या होगा, तो जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे। और ये एक तरह से कहिए शैवाल के बाद प्रथम स्थलीय पादप है बच्चे। प्रथम शैवाल के बाद प्रथम स्थलीय पादप जो आपको ठीक है कहां पर आया था, तो जमीन पर आया था, जिसे पादप सरीसृप भी कहा जाता है ना। शैवाल के बाद, है ना, शैवाल के बाद ठीक है आपको कहां पर बच्चे, तो शैवाल के बाद पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर प्रथम पादप, पृथ्वी पर या स्थल पर, पृथ्वी पर मतलब स्थल पर, स्थल पर प्रथम पादप, पर प्रथम पादप की श्रेणी में इसको रखते हैं बच्चे, प्रथम पादप की श्रेणी में इसको रखेंगे। और इसमें क्या होता है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा कि स्थल पर प्रथम पादप तो ये है ही है, साथ में मैंने क्या कहा कि जाइलम फ्लोएम इसमें क्या होगा, विकसित होगा, है ना। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, विकसित होता है। ध्यान में रखना बच्चे, फ्लोएम क्या होगा, विकसित होगा। यानी इसमें संवहनीय उत्तक क्या होता है, तो विकसित होते हैं। एकदम समझिएगा इसको, विकसित होते हैं किसमें, तो भाई आपको टेरिडोफाइट्स में होते हैं। और मैंने एक और चीज कहा बच्चे कि इसे पादप सरीसृप कहा जाता है, इसे पादप सरीसृप कहते हैं, पादप सरीसृप कहा जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट ग्रुप कहा जाता है, इसे पादप सरीसृप कहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे। ब्रायोफाइटा को मैंने कहा था पादप उभयचर कहा जाता है, तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और बराबर क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित करने वाले प्रश्न सारे हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए संवहनीय उत्तक जैसे जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले ठीक है किन पौधे में विकसित हुआ? अभी तुरंत मैंने बताया था कि बच्चे सबसे पहले आपको मैंने कहा कि देखिए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या जी जाइलम और फ्लोएम होगा? तो नहीं बच्चे, जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं होते हैं, संवहनीय उत्तक इसमें नहीं पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कल मैंने कहा था कि देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, जाइलम से जल का प्रवाह होगा और भाई एक दिशिक होता है, जल का प्रवाह होता है। और कैसा होता है, तो जल का प्रवाह होता है और वह एक दिशिक होता है। कल वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा बच्चे, है ना। और इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थ में किसका, फूड मटेरियल्स का इसमें फ्लो होगा, खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थ का प्रवाह होता है। और किसके रूप में होता है, तो भैया ये सुक्रोज के रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। एकदम समझिएगा, सुक्रोज के रूप में इसमें ठीक है आपको खाद्य पदार्थ का परिवहन होगा। तो ये एकदम याद रखिएगा। तो बच्चे इसमें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये देखिए टेरिडोफाइट्स पहली बार आपको जाइलम और फ्लोएम किसमें विकसित हुआ, तो इसी टेरिडोफाइट्स में विकसित हुआ या टेरिडोफाइटा में विकसित हुआ। और मैंने आपको कहा है बच्चे 4-5 उदाहरण मैंने पिछले जो क्वेश्चन में आपको बताए थे, पहला क्वेश्चन में बताया था कि देखिए ठीक है इसमें किसको रखिए, तो भैया फर्न को याद रखना है। फर्न क्या है आपका, तो टेरिडोफाइट्स है ना, टेरिडोफाइट्स है। फिर मैंने कहा बच्चे एजोला क्या है, तो एजोला आपको टेरिडोफाइट्स है। सेलिजिनेला क्या है, तो टेरिडोफाइट्स है। तो हॉर्सटेल क्या है, तो बच्चे ये भी टेरिडोफाइट्स है। फिर मैंने क्या कहा बच्चे, एक और सेलिजिनेल लाइकोपोडियम भी मैंने कहा कि आपको क्या है, टेरिडोफाइट है। बच्चे आवृतबीजी ये पूर्ण विकसित पादप होता है, ध्यान में रखिएगा, पूर्ण विकसित पादप, जिसमें क्या होगा, तो भाई ठीक है पूर्ण विकसित पादप होता है और जिसमें आपको सब कुछ विकसित होगा। ध्यान में रखिएगा, सब कुछ इसमें विकसित होता है, पूर्ण विकसित पादप है और इसमें सब कुछ विकसित होता है। क्या क्या विकसित होता है, तो भैया इसमें फूल भी होगा, इसमें क्या होगा, बीज भी होगा, इसमें आपको क्या होगा, तो भाई
जाइलम फ्लोएम सब कुछ पूर्ण विकसित पादप है बच्चे। यानी पृथ्वी पर कहेगा कि सबसे अधिक पादप कौन पाया जाता है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पादप समूह में कौन कौन समूह है, तो भैया ये आवृतबीजी होता है। तो एकदम याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच मुख्य अंतर क्या है। अभी तुरंत मैंने कहा था बच्चे कि जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म याद रखना भाई मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिम्नोस्पर्म, इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या कि ये देखिए जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, ध्यान में रखिए बच्चे, जिम्नोस्पर्म इसको मैंने कह दिया अनावृत बीजी। अनावृत बीजी भाई मेरे, अनावृत बीजी का मतलब हुआ, ठीक है, आपको आपका बीज का खोल नहीं होगा, है ना। अनावृत बीजी बच्चे, बीज जो है ना खोल के अंदर नहीं होगा, यानी फल के अंदर बीज नहीं होगा, यानी इसमें नेकेड सीड्स होगा। ध्यान में रखना बच्चे, नेकेड सीड्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, तो आपको है ना, नेकेड सीड्स का मतलब क्या हो गया, तो भाई मेरे इसमें नेकेड सीड्स का मतलब हो गया सीड कोट नहीं पाए जाएंगे। ध्यान में रखना, सीड कोट यानी आपको बीज चोल की बात कर रहे हैं, यानी बीज के ऊपर जो, ठीक है, आपको खोल होता है वह नहीं पाया जाता, या आप कह सकते हैं फ्रूट कवरिंग नहीं पाया जाता। फ्रूट कवरिंग आपको अनअवेलेबल होगा बच्चे, फ्रूट कवरिंग जो है वो नहीं पाया जाएगा। एकदम समझिएगा, फ्रूट कवरिंग आपको नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसमें, तो आपको एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म को, ठीक है, हिंदी में कहते हैं बच्चे क्या, आवृत बीजी। यानी ठीक है, ये क्या होगा, तो इसका बीज जो है ना फल के अंदर यानी खोल के अंदर पाया जाता है। तो एकदम याद रखा बच्चे, इसको बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी कहा जाता है, एकदम समझिएगा इसको, आवृत बीजी इसको कहते हैं। और इसका जो बीज होगा, बीज खोल के अंदर पाया जाता है, बीज ठीक है खोल के अंदर पाया जाता है। एकदम समझिएगा, खोल के अंदर पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, अंदर पाए जाते हैं। किसमें, तो भाई मेरे आपके, ठीक है, आपके, ठीक है, आवृत बीजी में। तो इसका आंसर देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। संवहनी उत्तक उपस्थित, देखिए दोनों में संवहनीय उत्तक पाए जाते हैं। बीज का आवरण बच्चे, है ना, यही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, दोनों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। जड़ों का प्रकार, दोनों में आपको जड़ पाए जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, दोनों में जड़ आपको पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग जड़ जरूर होता है, लेकिन दोनों में आपको क्या होगा, जड़ तो पक्का है कि बच्चे पाए जाएंगे। ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, और ठीक है और भी सवाल लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चे, क्या हमारा सवाल है, देखिए है क्या, देखते हैं क्या हमारा सवाल है। ठीक है, ये देखिए, है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। अभी तुरंत मैंने कहा था बच्चे कि थैलोफाइटा, ये देखिए हम सबको लिख देते हैं। ये फर्न जो है ना, फर्न किसके अंतर्गत आता है, तो अभी तुरंत मैंने कहा था कि भैया इसको रख दीजिए किसमें, तो भाई इसको रख दिया टेरिडोफाइट्स में, है ना, टेरिडोफाइट्स में रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, टेरिडोफाइट्स में आप रख दिए किसको, तो भाई मेरे आपके, है ना, आपका जो, ठीक है, जो आपका फर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्या बच्चे, ठीक है, आपके स्पायरोगायरा में ये क्या है, तो भैया ये शैवाल है ना, शैवाल, शैवाल होता है ना, स्पायरोगायरा आपको क्या है, शैवाल है। और इसको कैसा शैवाल कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ये अलगी है बच्चे, है ना, शैवाल या कवक होता है ना। और ठीक है, मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि इसको हम कहते हैं हरा शैवाल। कैसा शैवाल, तो हरा शैवाल कहा जाता है, ग्रीन अलगी कहा जाता है, हरा शैवाल इसको कहते हैं, है ना, ग्रीन अलगी कहते हैं बच्चे, है ना, क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ग्रीन अलगी को क्या कहा जाता है, तो क्लोरोफाइसी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफाइसी कहते हैं। और चूंकि ये, ठीक है, आपको, हाँ ना, फिलामेंटस होता है, और इसको पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, ये ग्रीन अलगी है, और ग्रीन अलगी को मैंने क्या कहा, ग्रीन अलगी को कहा जाता है क्लोरोफाइसी, है ना, क्लोरोफाइसी कहते हैं, क्लोरोफाइसिएई, है ना, सीएई कहा जाता है। और ध्यान में ये भी रखना है कि मैंने क्या कहा कि इस ग्रीन अलगी को आप क्या कहते हैं, तो भैया इस ग्रीन अलगी को आप पॉन्ड सिल्क कहते हैं, क्योंकि यह आपको तालाब का सिल्क कहलाता है। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है जी, तालाब का सिल्क किसे कहा जाता है, तो भैया हरा शैवाल यानी स्पायरोगायरा को हम लोग कहते हैं। यहाँ आइए साइकस, साइकस मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म होगा, आवृत अनावृत बीजी होता है बच्चे। जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में इसको हम रखते हैं, जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में रखते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, किसके श्रेणी में रखेंगे, तो जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में रखते हैं, है ना। अब चलिए मॉस बच्चे, है ना, मॉस क्या होता है, तो मॉस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चे मॉस को हम रखते हैं ब्रायोफाइटा में, है ना, ब्रायोफाइटा में। तीन चीज को हम ब्रायोफाइटा में रखे थे, ध्यान में होगा अगर तो, ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि देखिए, ठीक है, आप रख दीजिए मॉस को, है ना, आप रख दीजिए किसको, भाई मेरे
आप रख दीजिए मर्केंसिया को, रिक्सिया को, ये सभी जो है ना आपको क्या होते हैं, तो ये सभी आपके, ठीक है, साइकस, अब बोलते ये सभी आपको ब्रायोफाइटा की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए तो यहां से शैवाल कौन होगा, तो बच्चे थैलोफाइटा का समूह के अंतर्गत शैवाल को रखा जाता है, शैवाल को रखते हैं बच्चे। तो शैवाल इसमें कौन है, तो भैया ये बी नंबर है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए फेनोरगेमस के बारे में सत्य कथन क्या है, तो ये बीज रहित पौधे होते, गलत बात है बच्चे, है ना। आपको मैंने कहा कि देखिए बीज रहित पादप कौन होगा, तो भैया ये क्रिप्टोगेमस होता है ना, क्रिप्टोगेमस को बोलते हैं, जिसके अंतर्गत तीन चीज को रखा जाता है। किसको किसको, तो भैया थैलोफाइटा, है ना, उसके बाद तो आपको ब्रायोफाइटा और उसके बाद टेरिडोफाइटा को रखते हैं, टीबीपी को, है ना, रखते हैं बच्चे। तो बीज रहित पौधे होते हैं, केवल क्रिप्टोगेमस होता है बच्चे, आपको फेनोरगेमस नहीं होता है। इनमें जननांग छिपे हुए होते हैं भैया, इनमें जननांग छिपे हुए होते हैं, ठीक है, किसमें, तो फेनोरगेमस में नहीं बच्चे, स्पष्ट जननांग होता है। ध्यान में रखिएगा कि ब्रायोफाइटा का जननांग छिपा हुआ जरूर होता है ना, ध्यान में रखिए बच्चे, ब्रायोफाइटा का जननांग, ठीक है, ये बहुत पूछता है, जननांग बच्चे, जननांग, ठीक है। आपको मेल का जो जननांग होता है उसको आप क्या कहते हैं, तो भैया आपको, है ना, एंथेरेडियम कहा जाता है, और अर्चिगोनियम, है ना बच्चे, मेल और फीमेल, ध्यान में रखना, मेल और फीमेल। मेल का जो जननांग होता है उसको बोलते हैं एंथेरेडियम, एंथेरेडियम कहा जाता है, ध्यान में रखिए बच्चे। और फीमेल का जो होता है उसको बोलते हैं अर्चिगोनियम, है ना, अर्चिगोनियम कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा बच्चे इन सब चीजों को जो मैं बता रहा हूं। और ब्रायोफाइटा मैंने कहा कि पादप उभयचर कहा जाता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि ये बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, एकदम सही है। और इनमें संवहनीय उत्तक अनुपस्थित होते हैं, ये गलत बात है बच्चे। संवहनीय उत्तक केवल और केवल किसमें, तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित होता है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में उपस्थित होता है, एकदम याद रखिएगा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित रहता है, ध्यान में रखना बच्चे, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा। जबकि टेरिडोफाइट्स में आपको संवहनीय उत्तक क्या होगा, पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना बच्चे। तो यहां से क्या होगा, तो ये बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, एकदम समझिएगा अच्छे से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं और आपको, ठीक है, एकदम लगातार रेगुलर बने हुए रहना चाहिए बच्चे, तो ये ध्यान में रखिए। चलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। और यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करिए। देखिए टेरिडोफाइट्स पौधे के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है ना, ध्यान में रखना बच्चे, टेरिडोफाइट्स के विषय में क्या सत्य नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित, ठीक है, आपको होता है। चलिए तो आपको सही है, मान लेते हैं सही है। इनमें बीज का निर्माण होता है, इनमें संवहनीय तंत्र पाया जाता है ना बच्चे, इनमें संवहनीय तंत्र पाया जाता है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, संवहनीय तंत्र इसमें पाया जाता है। पहला स्थलीय पादप है जिसमें क्या होगा, संवहनीय तंत्र पाए जाते हैं, इनमें बीज का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि ये सत्य नहीं है बच्चे, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। मैंने कहा कि बीज का निर्माण किसमें होगा, तो जिम्नोस्पर्म और, ठीक है, एंजियोस्पर्म में ही होगा, ध्यान में रखना है ना। ये बीज नहीं बनाते हैं और ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, है ना, ध्यान में रखना बच्चे। ये बीजाणुओं के माध्यम से क्या करेगा, अपना प्रजनन करता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, किसके माध्यम से करेगा, तो स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन के द्वारा, बीजाणु, ठीक है, बीजाणु जनन द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा प्रजनन करता है। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, जनन द्वारा ये क्या करेगा, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा ये प्रजनन करता है, प्रजनन करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और ये ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपको, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। मर्सेलिया और फर्ड इसके उदाहरण है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये देखिए मर्सेलिया है, ना कि मर्केंसिया है। मर्केंसिया आपको किसमें आता है, तो ब्रायोफाइटा में आता है बच्चे, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में, ठीक है, किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है। ये देखिए द्विबीजपत्री क्या क्या होगा बच्चे, तो द्विबीजपत्री में आपको याद रखना भाई मेरे, द्विबीजपत्री जैसे बोले तो द्विबीजपत्र यानी आपको डायकॉट होता है, ध्यान में रखिएगा, डायकॉट होता है, एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये जब बीज पत्र निकलेगा, है ना बच्चे, कोटाइलिडोन्स निकलेगा, तो ये दो के रूप में निकलेगा। ये देखिए जड़ निकला और ऊपर जो है ना दो पत्र निकलता है, यानी डायकॉट्स, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, डायकॉट्स निकलता है। यहां पर दो कोटाइलिडोन्स निकलता है, टू कोटाइलिडोन्स, याद रखना बच्चे, टू कोटाइलिडोन्स। जब ये जर्मिनेट करेगा तो दो कोटाइलिडोन्स निकलता है यहां से, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो द्विबीजपत्री कहा जाता है। एकदम समझिएगा, द्विबीजपत्री कहेंगे। और इसमें कैसा होगा, तो भाई मेरे देखिए
आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, तो जलिकावत सिरा विन्यास होता है, जलिकावत सिरा विन्यास होता है, और मुसला जड़ होता है बच्चे। तो ये सब ध्यान में आपको रखनी चाहिए, है ना। क्या होगा, तो इसमें आपको जलिकावत सिरा विन्यास होता है, जलिकावत बच्चे, जलिकावत, है ना, आपको जलिकावत या रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब आपके दिमाग में चला होगा सर ये जलिकावत विनेशन या सिरा विन्यास किसको कहते हैं, तो सिरा विन्यास कहते हैं बच्चे, किसको कहते हैं, तो भाई मेरे आप जब पत्तियों को देखते हैं, यानी डायकॉट के पत्तियों को जब आप देखिए, तो ये देखिए ये पत्ती है, और ठीक है, इसका जब आप देखिएगा तो यहां देखिए क्या होगा, ये देखिए इस तरह का संरचना होगा बच्चे, इस तरह का संरचना होगा, यानी इसका पत्ता ये देखिए यहां से निकला, और ये देखिए पूरा पूरा जो है ना ये जाल के तरह फैला होगा, है ना, जाल के तरह फैला होगा बच्चे, है ना। इस तरह के पादप को आप क्या कहते हैं, तो डायकॉट कहते हैं। इसमें किसको किसको रखेंगे, जैसे आम, है ना, आम को रख दीजिए, या और भी बहुत सारे पादप हैं उसको रख सकते हैं आप, है ना। बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, है ना, महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चे। तो इसका जलिकावत सिरा विन्यास याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नग्नबीजी पौधे कहलाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। नग्नबीजी पौधे जिम्नोस्पर्म को कहते हैं, बराबर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और ये देखिए मोनोकॉट और डायकॉट किस में आता है, तो बच्चे ठीक है ये आएगा आवृत बीजी में या एंजियोस्पर्म में, आवृत बीजी। और इसका बीज जो है ना खोल के अंदर स्थित रहता है, याद रखना बच्चे। इसको बोलते हैं आप क्या बोलेंगे, तो एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म दो भाग में बांट देते हैं, एक बांटते हैं डायकॉट, दूसरा बांटते हैं क्या बच्चे, तो मोनोकॉट में, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। टेरिडोफाइट्स में मैंने कहा कि बीज नहीं होते, है ना, बीज नहीं होते बच्चे, बीज नहीं होते, एकदम समझिएगा इसको, बीज नहीं होते हैं किसमें, तो आपके ठीक है आपके जो टेरिडोफाइट्स हैं। तो एकदम याद रखिएगा आवृत बीजी ये क्या होगा, तो बच्चे बीज खोल के अंदर होता है, किसमें, तो भाई मेरे आपके ठीक है आवृत बीजी में बीज खोल के अंदर होते हैं, एकदम समझिएगा, खोल के अंदर होता है, खोल के अंदर होता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अंदर होते हैं, ध्यान में रखना बच्चे। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आगे आगे प्रश्न को देखते हैं क्या हमारा कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ब्रायोफाइटा के संबंध में रिजवाइड्स का कार्य क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है भाई मेरे। ब्रायोफाइटा जो होता है ना, ये आपको मैंने कहा पादप उभयचर है ना, पादप उभयचर की श्रेणी में इसको मैंने रखा बच्चे, पादप उभयचर की श्रेणी में रखा, यानी प्लांट एम्फीबियंस है ना। और उसको ठीक है आपके जनन के लिए इसको जल की आवश्यकता होती है, ये भी मैंने कहा। और मैंने ये भी कहा कि देखिए ब्रायोफाइटा जो होता है ना, आपको इसमें जाइलम और फ्लोएम विकसित नहीं होता बच्चे, जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, विकसित नहीं होता है ना। पत्ती जड़ ये सब कुछ भी विकसित नहीं होता, तो जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं होता, यानी संवहनीय उत्तक इसमें विकसित नहीं होगा, विकसित नहीं होते हैं किसमें, तो आपके जो है आपका ब्रायोफाइटा होते हैं, ध्यान में रखना बच्चे। अब क्या प्रकाश संश्लेषण, हाँ बच्चे प्रकाश संश्लेषण तो करेगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जा सकते हैं। भोजन का परिवहन, क्या जी भोजन का परिवहन होगा, नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। रिजवाइड जो होता है ना एक प्रकार का, रिजवाइड जो है ना ये क्या है, वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, वास्तविक जड़ के स्थान पर मुलाभ पाए जाते हैं बच्चे, किसमें, तो आपको ब्रायोफाइटा में, जिसको आप रिजवाइड्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रिजवाइड्स कहा जाता है। ध्यान में रखना बच्चे। मैंने क्या कहा कि आपको जो ब्रायोफाइटा है, इसमें ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती है ना, ब्रायोफाइटा में ठीक है, क्या मैंने कहा कि वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती हैं, इसके स्थान पर मुलाभ पाया जाता है, जिसको आप रिजवाइड्स कहते हैं। वास्तविक जड़ें है ना, रियल जो रूट होता है, वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता, एकदम समझिए अच्छे से बच्चे, नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, तो ये जो है ना पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा आपको करता क्या है भैया मेरे, तो वास्तविक जड़ तो पाया नहीं जाएगा, वास्तविक जड़ नहीं पाए जाते, मुलाभ, इसमें मुलाभ पाए जाते हैं बच्चे, इसमें मुलाभ पाए जाते हैं, उसके स्थान पर मुलाभ पाए जाते हैं, जो आपको क्या करेगा, तो भैया ये जो है ना आपका मिट्टी से जुड़ता है और अवशोषण करता है, यानी आभासी जड़, एक तरह से कह दीजिए कि ब्रायोफाइटा के आभासी जड़ को आप क्या कहेंगे, आभासी जड़ को आप कह देते हैं क्या, रिजवाइड्स, जो क्या होगा मिट्टी से जुड़ा और अवशोषण प्राप्त करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना। बफरिंग मार रहा है, नहीं होगा सर, ठीक है, बफरिंग नहीं हो रहा होगा, एकदम देखिए बहुत अच्छा है। तो आपका नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा, यहाँ तो बहुत अच्छा है बच्चे, है ना। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पोद्भिद एंजियोस्पर्म नहीं है, यहाँ देखिए मक्का, आम, पाइनस, गुलाब, देखिए क्या कह रहा है, पुष्पोद्भिद यानी एंजियोस्पर्म नहीं है। तो एंजियोस्पर्म नहीं है तो क्या होगा भाई मेरे, जिम्नोस्पर्म होगा। एंजियोस्पर्म नहीं है तो क्या होगा, तो जिम्नोस्पर्म होगा। और जिम्नोस्पर्म इसमें कौन है, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था भैया, पाइनस है ना, पाइनस है ना,
पाइनस आपको होता है क्या, तो आपको साइकस होता है, जैसे देवदार होता है, ये सब ध्यान में रखिएगा, इफेड्रा होता है, ये सब आपको जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में हम रखते हैं इसको। तो आंसर यहां पर क्या होगा, आपका पाइनस हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा, है ना। बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। और आज का जो सेशन है बच्चे लाजवाब है, और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है, और लगातार मैं बढ़ता जा रहा हूं। पहले प्लांट ग्रुप मैंने पढ़ाया, अब धीरे धीरे करके मैं आपको एनिमल ग्रुप में ले चलूंगा, और वहां पर जो है ना पूरा प्लांट बोलते एनिमल फिजियोलॉजी, है ना, सारा कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वो सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे बच्चे। गुलाब जो है, ये आम जो है, और ये मक्का जो है, ये सभी क्या होंगे, तो ये सभी एंजियोस्पर्म होते हैं, ना। इसमें फूल भी लगेगा, बीज खोल के अंदर भी होगा, तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये एंजियोस्पर्म है, यानी आवृत्त बीजी होता है बच्चे। तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। लिटमस जो एक प्राकृतिक सूचक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। लिटमस किसका बना होता है, तो भाई मेरे, मैं बहुत बार ये प्रश्न बता चुका हूं आप सभी बच्चों को कि लिटमस पत्र जो है ना, यह आपको लाइकेन के बने होते हैं, ध्यान में रखिएगा। लिटमस पत्र जो है, लिटमस पेपर, बहुत अच्छी बात है। लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो भैया लिटमस पेपर जो बना होता है आपको लाइकेन का बना होता है, एकदम समझिएगा। लाइकेन निर्मित होते हैं, लाइकेन निर्मित होते हैं, किसके बने होते हैं, लाइकेन निर्मित होते हैं। और क्या होगा, तो भैया इसमें अलगी और फंगी, याद रखना, अलगी और फंगी पर सहजीवी होता है। अलगी और किस पर, तो भैया मेरे फंगी पर आपको सहजीवी होता है, फंगी पर सहजीवी होता है, एकदम समझिएगा, पर सहजीवी होते हैं। सिम्बायोटिक होता है बच्चे, सिम्बायोटिक होता है। और लिटमस पेपर, है ना, लिटमस पेपर या लिटमस, ये तो लिटमस हम कर दिए, लिटमस पेपर कर दिए बच्चे। लिटमस पेपर जो है यह आपको अम्ल और क्षारक का सूचक होता है, यानी एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, अम्ल क्षारक सूचक इसे कहा जाता है, अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं, एकदम समझिएगा, अम्ल क्षारक सूचक इसे कहते हैं, यानी एसिड बेस इंडिकेटर होता है। और भाई मेरे, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। देखिए, लिटमस पेपर अगर क्या है, हाँ, लिटमस पत्र अगर आपको बच्चा मेरे, है ना, कि लिटमस पत्र जो है, अगर ये लिटमस पत्र क्या है, तो ये प्राकृतिक रूप में है ना, प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप अगर बात करेंगे, नेचुरली ये पाया जाता है प्राकृतिक रूप, तो इसका रंग होता है क्या, तो भाई मेरे इसका रंग होता है बैगनी। कैसा रंग होगा, बैगनी कलर होता है, एकदम समझिएगा, बैगनी कलर होगा, वायलेट कलर में होता है, वायलेट कलर इसका होता है। यानी इफ आपको लिटमस पेपर इज in natural form then its color is violet। और इसको हम बनाते हैं, है ना, प्रयोगशाला में इसे लाल और नीला बनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, प्रयोगशाला में, है ना, आपको इसको क्या करते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है, इसे बदल देते हैं बच्चे, इसे ठीक है लाल और ठीक है नीला बनाया जाता है, लाल और नीला हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए लाल और नीला बनाया जाता है, एकदम समझिएगा, बनाया जाता है। कैसा बनाया जाएगा, तो लाल और नीला बनाया जाता है, ध्यान में रखिए बच्चे। और जब लाल और नीला आप बनाएंगे तो ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको पता है कि अम्ल जो है वो क्या करेगा, तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखना बच्चे, नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है, ध्यान में रखना बच्चे, लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल करता है ना, लाल। और क्षारक जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, क्षारक क्या करेगा, तो लाल लिटमस पत्र को यह नीला कर देता है, एकदम समझिएगा, लिटमस पत्र को यह नीला कर देगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और याद भी रखनी चाहिए यहां से। तो ये देखिए क्या कह रहा, लाइकेन है ना, कौन सा लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, तो बच्चे रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से, रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से क्या बनता है, तो टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से, ध्यान में रखिएगा, नामक लाइकेन से आपको हाँ बनाए जाते हैं क्या, तो भाई मेरे नामक लाइकेन से यह बनाए जाते हैं, किसका निर्माण करेंगे, तो लाइकेन से, है ना, आपको लिटमस पत्र बनता है, लिटमस पेपर का निर्माण होता है, लिटमस पेपर बनता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलिए यहां देखिए सवाल, है ना, आपको कवक सवाल क्या होता है, स्वपोषी बच्चे, ये होता है आपको सवाल आपका स्वपोषी है, ऑटोट्रॉपिक होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक जो है ना ये क्या होगा, तो भैया इसमें आपको क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा और यह मृतोपजीवी होता है, मृतोपजीवी यानी आपको सड़े गले, है ना, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से यह अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसको मृतोपजीवी कहा जाता है। मॉस जो है मैंने बार बार चर्चा किया बच्चे, तो ये ब्रायोफाइटा की श्रेणी में इसको
रखते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए हमारा क्या है, यहाँ देखिए बच्चे, पिछले प्रश्न में मैंने लगा दिया है, हाँ चलिए लाइक लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक बीजपत्री पौधे की पहचान क्या है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, है ना। एक बीजपत्री, आपको मैंने कहा कि देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डायकॉट में क्या होता है कि डायकॉट में आपको 2 कोटाइलिडोन्स निकलेगा, लेकिन आपका एक बीजपत्री में ठीक है 1 कोटाइलिडोन्स बाहर निकलता है। 1 कोटाइलिडोन्स ये बाहर निकला, एक बीजपत्र ये बाहर निकलता है बच्चे, है ना, प्लूमिल के फॉर्म में बाहर आएगा। और ये देखिए रूट हो गया, है ना, ये इसको बोलते हैं क्या, तो रेडिकल, है ना, और रेडिकल बोलते हैं। और ऊपर वाले को बोलते हैं क्या बच्चे, प्लूमिल कहते हैं, है ना। मूलांकुर, ये मूलांकुर हो गया, और ये प्रांकुर होता है प्लूमिल में कितना कोटाइलिडोन्स होगा, तो भाई मेरे ये प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर में 1 कोटाइलिडोन्स होता है। इसको बोलते हैं क्या, तो भाई मेरे इसको बोलते हैं, है ना, आपको एक बीजपत्री, एकदम समझिएगा, एक बीजपत्री कहते हैं। और इसका क्या होगा, तो भाई मेरे इसमें एक बीजपत्री में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक बीजपत्री में क्या होता है, एक बीजपत्र होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या, रेशेदार जड़ होगा बच्चे, फाइबरस रूट होता है एक बीजपत्री में। जैसे आप ले सकते हैं धान ले लीजिए, है ना, आप ले सकते हैं गेहूं ले लीजिए, ये सब इसकी श्रेणी में आप रख दीजिए, है ना। अब देखिए 2 बीजपत्र और मूसला जड़ डायकॉट में होता है ना, ध्यान में रखना बच्चे, 2 बीजपत्र और मूसला जड़ किस में होगा, तो डायकॉट में होता है। तो एक बीजपत्री पौधे की पहचान कीजिए, तो कौन होगा, तो बच्चे इसमें कैसा होता है, तो पैरेलल वेनेशन होता है ना, ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या होगा, तो पैरेलल वेनेशन होता है, याद रखना बच्चे, है ना। आपको समांतर ठीक है, आपका क्या होगा बच्चे, तो विनेशन बोलते हैं, समांतर विनेशन कहा जाता है बच्चे, सिरा विन्यास कहा जाता है ना, समांतर सिरा विन्यास होता है, एकदम समझिएगा बच्चे, सिरा विन्यास होगा। और यहां पर क्या बताए थे, तो बच्चे 2 बीजपत्र में मैंने कहा था कि 2 बीजपत्र और मूसला जड़ तो होगा ही होगा, साथ में यहां मैंने कहा था जलिकावत बच्चे, रेटिकुलेट, जलिकावत सिराविन्यास होता है, जलिकावत सिराविन्यास इसमें होगा बच्चे, एकदम समझिएगा, सिराविन्यास होता है। जैसे आम, है ना, बहुत सारे पौधे के बारे में हमने चर्चा की थी बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज कि जब भी आपको किसका एक बीजपत्र या रेशेदार जड़ तो होगा ही होगा, समांतर सिराविन्यास होगा ही होगा, और इसका जो ठीक है फूलों में जो पंखुड़ियां होगी 3 का गुणक होगा, है ना। फूलों में पंखुड़ियां बच्चे, फूलों में पंखुड़ियां, है ना, फूलों में पंखुड़ियां किसका गुणक, तो पंखुड़ियां बच्चे, ये 3 का गुणक होता, पंखुड़ियां 3 का गुणक, है ना, 3 का गुणक में होगा बच्चे, है ना। 3 तो मतलब आपको कहिए 3 मल्टीप्लेट्स में होता है, 3 के गुणक में होता है। तो यहां से क्या सीख रहे हैं कि एक बीजपत्री पौधे की बात जैसे ही सर करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि एक बीजपत्र होगा, 1 कोटाइलिडोन्स होगा, दूसरी बात क्या कि रेशेदार जड़ होगा, तीसरी बात क्या कि समांतर सिराविन्यास होगा, ठीक है। चौथी बात क्या बच्चे कि फूलों में पंखुड़ियां 3 के गुणक में होगा। अगर हम द्विबीजपत्री की बात करते हैं तो द्विबीजपत्र में 2 बीजपत्र होता है, 2 डायकॉट्स होगा, 2 कोटाइलिडोन्स होगा बच्चे, इसमें ठीक है टेप रूट होता है, मूसला जड़ होता है, जलिकावत सिराविन्यास होता है, और फूलों में 5 पंखुड़ियां के गुणक में 5 पंखुड़ियां होती हैं बच्चे। तो पत्तियों में जलिका सिराविन्यास ये सभी आपको डायकॉट के आपको हैं बच्चे, ये सब क्या है, डायकॉट्स के हैं बच्चे। तो आंसर क्या होगा, आपको एक बीजपत्री पौधे की पहचान कह रहा है, तो एक बीजपत्र, रेशेदार जड़, समांतर सिराविन्यास, फूलों में ठीक है पंखुड़ियां 3 के गुणक में होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ बच्चे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको मैंने है ना बार बार कहा है कि कहाँ मिलेगा, तो भाई मेरे शशांक साइंस ओलंपियाड, ये देखिए ये आपका मेरा जो है आपका चैनल है ना, किस पर, टेलीग्राम पर, वहां पर आपको थोड़ी देर के बाद मैं अपलोड करता हूं बच्चे, ठीक है। पीछे जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं सारे के ठीक है पीडीएफ जो है ना, बोर्ड पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है। तो शशांक साइंस ओलंपियाड, याद रखना बच्चे, साइंस ओलंपियाड, इस पर टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या होगा, तो अवेलेबल रहेगा आपको इस क्लास के बाद। तो आप एकदम बहुत अच्छे से देखिए बच्चे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकस और पाइनस किस आपको जो है पादप वर्ग के उदाहरण हैं। मैंने बार बार आपको कहा है कि देखिए जैसे साइकस की बात करेंगे और पाइनस की बात करेंगे तो भैया ये जो है ना जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आता है, नेकेड बीज होता है, इसमें क्या होगा, तो नेकेड बीज होता है, एकदम याद रखिए बच्चे, है ना।
साइकस को आप जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, ध्यान में रखना बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, यानी आपको लिविंग फॉसिल्स, याद रखना बच्चे, लिविंग फॉसिल्स इसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं जीवित जीवाश्म। हिंदी में क्या होता है, जीवित जीवाश्म कहते हैं, एकदम समझिएगा, जीवित जीवाश्म इसको कहते हैं, जीवाश्म इसको कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। और पाइनस जो होता है ना, ये एक तरह से आपको क्या है भाई मेरे, तो पाइनस जो होता है, बहुत अच्छी बात है, पाइनस को हम लोग क्या कहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि यह तारपीन का तेल या चिलगोजा इससे प्राप्त होता है बच्चे, है ना, मेवा एक तरह से कहिए, है ना, चिलगोजा। पाइनस चीड़ का पेड़ है बच्चे, चीड़ कहिए एक तरह से, चीड़, या आप यहां से क्या होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल, पाइनस से क्या होगा, चीड़ बोलते हैं हिंदी में इसको। और यहां से क्या प्राप्त होगा, तो भाई मेरे यहां से दो चीज प्राप्त होता है, एक तो है ना, एक प्राप्त होगा क्या, तारपीन का तेल, है ना, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, एकदम समझिए, तारपीन का तेल यहां से प्राप्त होगा। दूसरा क्या प्राप्त होगा, तो भैया मेरे चिलगोजा, है ना, आपको एक तरह से मेवा होता है बच्चे, चिलगोजा ये प्राप्त होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो आंसर क्या होगा इसका, आपको जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, ब्रायोफाइटा मैंने ऑलरेडी बता दिया है, टेरिडोफाइटा ऑलरेडी बता दिया है, बहुत अच्छे से इस वीडियो को जरूर आप लोग देखें बच्चे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है बच्चे, है ना, देखिए ऑर्थोपोडा जो है ना, ये सबसे बड़ा समूह है किसका, एनिमल किंगडम में, बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम। यानी बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह, याद रखना बच्चे, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है, तो सबसे बड़ा समूह आपको हो जाता है आपको ऑर्थोपोडा, एकदम याद रखना बच्चा, बहुत महत्वपूर्ण है। जंतु जगत भी आपको हम क्वेश्चन इसी तरह से करवाएंगे, है ना, किसके आपका जो एग्जाम है एसआई, उससे पहले सारा पूरा साइंस हम कवर्ड आउट करेंगे बच्चे, है ना, बीच में, ठीक है, 4-5 घंटे का आपको जो है ना मैराथन करवाएंगे, तो मजा आएगा, धीरे 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 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भविष्य में देखिएगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये क्लासेस आपको, है ना। आपको पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है, तो भैया ये एंजियोस्पर्म होता है ना, ये पूर्ण रूप से विकसित पादप होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इस समूह में आपको याद रखना है कि पादप का सबसे बड़ा, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होगा, तो भैया एंजियोस्पर्म होगा, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए, याद रखनी चाहिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं। यहां देख, आगार आगार किससे प्राप्त होता है, भाई पहली बात तो ये जान लीजिए कि आगार आगार जो है ये क्या है ना, तो आपको आगार आगार आपको याद रखना बच्चे, लाल शैवाल होता है, लाल शैवाल होता है, यानी आपको रेड अलगी है ना, रेड अलगी होता है बच्चे। और जब रेड अलगी की बात करेंगे तो रेड अलगी को रोडोफाइसी कहते हैं, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी कहा जाता है, फाइसी कहा जाता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, लाल शैवाल को आप क्या कहते हैं, तो रोडोफाइसी कहा जाता है। और भाई मेरे, ठीक है, इसका क्या बनाया जाता है, तो अगार अगार का बच्चा यूज करते हैं, ठीक है, जेली में, है ना, ध्यान में रखना है, जेली में यूज करते हैं, जेली में, ठीक है, उपयोग बच्चे, उपयोग किस में करेंगे, तो उपयोग आपको जेली में किया जाता है, उपयोग जेली में, है ना। और किस में किया जाता है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जेली में, आइसक्रीम में इसका उपयोग करते हैं। और ठीक है, कौन होता है अगार अगार, किससे बनाया जाता है, कौन से लाल शैवाल से बनाया जाता है, तो भाई मेरे, ठीक है, 2 लाल शैवाल से आपको क्या बनाया जाता है, अगार अगार बनाया जाता है, ग्रेसिलेरिया, याद रखना बच्चे, ग्रेसिलेरिया, ये देखिए ये लाल शैवाल से आपको प्राप्त होगा। दूसरा जेलेडियम बच्चे, जेलेडियम बच्चे, जेलेडियम, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, इस लाल शैवाल से अगार अगार, ठीक है, क्या होता है, तो ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम से क्या बनाए जाते हैं, तो बच्चे अगार अगार बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे, है ना। ये देखिए भूरा शैवाल जो होता है ना, आपको लिमिनेरिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिए बच्चे, इससे क्या प्राप्त होगा, तो भाई आपको प्राप्त होता आयोडीन, है ना, आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं। ग्रीन शैवाल आपको मैंने कहा कि देखिए ब्लू ग्रीन अलगी, प्रथम जो जीव जो है पृथ्वी पर आने वाला जीव कौन है, तो भैया ये ब्लू ग्रीन अलगी ही है बच्चे, ये याद रखना चाहिए बच्चे। और इसको जो नीला हरा शैवाल होता है, इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो भैया ठीक है, जैव उर्वरक में किया जाता है, जैव उर्वरक में हम लोग करते हैं, बायो फर्टिलाइजर में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और ये मोनेरा समूह में आता है, मोनेरा समूह में यह आएगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है
किस पादप वर्ग को संवहनीय क्रिप्टोगेमस कहा जाता है ना, संवहनीय क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए है ना, आपको ब्रायोफाइटा में न तो जाइलम होता है और न तो फ्लोएम होता है, ध्यान में रखिएगा, न तो जाइलम होगा न फ्लोएम होता है बच्चे, ये नहीं पाए जाते, संवहनीय उत्तक नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये ठीक है विकसित पादप है बच्चे, है ना, विकसित पादप है। और पूर्ण रूप से विकसित पादप कौन होता है, पूर्ण रूप से विकसित पादप होता है एंजियोस्पर्म, है ना, विकसित पादप होते हैं, है ना। और पहली बार आपको पृथ्वी पर जो स्थलीय पादप आया था जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम विकसित रूप से पाए गए थे, वो आपको क्या है, तो भैया मेरे यह टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। मैंने बार बार कहा है बच्चे टेरिडोफाइट्स है। और बहुत सारे एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बच्चे, फर्न को इसी श्रेणी में रखते हैं, हॉस्टेल को, सेलिजिनेला को, और बहुत सारे पादपों के बारे में मैंने कहा था, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। करा एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन किसकी अनूठी विशेषता है? भैया होता क्या है एंजियोस्पर्म में, ठीक है, आपको अनूठी विशेषता है बच्चे एंजियोस्पर्म में, क्या कौन सा, तो इसका जनन जो होता है ना वो बड़ा बड़ा अद्भुत जनन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दो जो है ना पोलन ग्रेन्स, याद रखना कितना पोलन ग्रेन्स, दो पोलन ग्रेन्स इसमें ठीक है गमन करता है बच्चे, दो ठीक है आपको परागकण, दो परागकण इसमें क्या होता है, तो मूव करता है ना, दो परागकण गति करते हैं किसके तरफ, तो ओवरी के तरफ बच्चे, है ना, आपको अंडाशय के तरफ, है ना, दो परागकण गति करते हैं किसके तरफ, तो भैया अंडाशय के तरफ ये गति कर रहा है। किसका अंडाशय है, तो ये अंडाशय है, या कहिए ये पादप का अंडाशय है, नीचे वाला भाग है बच्चे जो फूला हुआ होता है। और ये क्या करेगा, तो बच्चे पहला बात तो है ना, ये जो है ना एक जो है ना पूरे अंडाशय को निषेचित कर देगा, है ना, अंडाशय को निषेचित कर देगा, ये अंडाशय को निषेचित कर दिया। और दूसरा जो है ना इसके केंद्रक को निषेचित करता है ना, याद रखना बच्चे, एक तो पूरा अंडाशय को निषेचित कर दिया, है ना, दूसरा क्या किया कि आपको इसका जो केंद्रक होता है उसको निषेचित करके आपको क्या बना लेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेता है, भ्रूणपोष बना लेता है। ध्यान में रखिए बच्चे, ये क्या बनाया, तो एक ठो जो है ना जो निषेचित किया उससे बन गया किसका, भ्रूण का निर्माण। और दूसरा से आपको जो पोलन ग्रेन जो है आपको केंद्रक को निषेचित किया, है ना, उससे क्या बन गया, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। यानी इसमें ठीक है आपको जो एंजियोस्पर्म होता है इसका दोहरा निषेचन होता है, ये अद्वितीय लक्षण है किसमें, तो एंजियोस्पर्म में बच्चे। जो एंजियोस्पर्म मैंने क्या कहा, तो बच्चे ये आवृत बीजी होता है, यानी इसका ये पूर्ण रूप से विकसित पादप होगा, फूल भी होगा, बीज खोल के अंदर होगा, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। फिर मैंने आपको कहा कि देखिए ठीक है इसमें आपको भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ये भी अद्भुत कहानी है बच्चे। यानी इसमें दो पोलन ग्रेन एक्चुअली निषेचित करेगा, एक जो है वो क्या बनाएगा, तो बच्चे भ्रूण का निर्माण करेगा, दूसरा जो है भ्रूणपोष का निर्माण करता है, यानी इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ठीक है बात होता है बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है, अब बराबर यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? भैया ठीक है आपको देखिए, है ना, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि जिम्नोस्पर्म देवदार एकदम सही है ना, टेरिडोफाइट साइकस सही है जी, हमको तो नहीं लग रहा सही है, क्योंकि टेरिडोफाइट में मैंने 3 ही एग्जांपल आपको बताए हैं। कौन 3-4 एग्जांपल बताए हैं। पहला मैंने बताया था फर्न बच्चे, फर्न बताया था। दूसरा मैंने कहा था कि देखिए इसमें रख दीजिए किसको, हॉस्टेल को रख दीजिए। तीसरा मैंने कहा था बच्चे सेलिजिनेला को रख दीजिए, सेलिजिनेला को रख दीजिए। तीसरा आपको मैंने कहा था, चौथा मैंने कहा था लाइकोपोडियम को इसी में रख दीजिए बच्चे, लाइकोपोडियम को इसी में रख दीजिए, है ना, ये सब मैंने कहा था रखने के लिए। तो बच्चे साइकस तो आपको है ना, साइकस तो आपको क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म होता है ना, अनावृत बीजी होता है बच्चे, अनावृत बीजी की श्रेणी में इसको रखते हैं। तो ब्रायोफाइटा रिक्सिया, थैलोफाइटा यूलोथ्रिक्स, है ना, ये देखिए थैलोफाइटा यूलोथ्रिक्स एकदम सही है। ये देखिए हरा शैवाल होता है, हरा शैवाल होगा, है ना भैया, ये हरा शैवाल होगा। ब्रायोफाइटा रिक्सिया ये भी सही है ना। आपको मैंने 3 चीज कहा था बच्चे कि ब्रायोफाइटा की श्रेणी में आप किसको किसको रखते हैं, एकदम एग्जांपल याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा की श्रेणी में आप रखते हैं किसको, तो भाई मेरे ब्रायोफाइटा की श्रेणी में रखा जाता है 3 चीज को। कौन कौन, तो पहला तो मॉस को रखते हैं ना, दूसरा आपको ठीक है रिक्सिया को रखते हैं, रिक्सिया को रखते हैं, और तीसरा मर्केंसिया को रखते हैं, मर्केंसिया को रखा जाता है। तो ये ध्यान में रखिए बच्चे, तो ये भी आपको सही है ना। आपको सही कौन नहीं है, तो भाई मेरे ये सी नंबर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको सी नंबर क्या है, आपका गलत हो गया बच्चे, बाकी सब सही है, ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।
चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। यहां देखिए, ब्रायोफाइटा को अन्य पौधे से अलग करने वाला मुख्य लक्षण क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, गलत बात है। इसमें संवहनीय उत्तक का अभाव होता है, एकदम सही है बच्चे, है ना। ये केवल खारे पानी में नहीं बच्चे, दोनों पानी में ये बीज उत्पन्न करते हैं, गलत बात है ना। ये देखिए, इनमें संवहनीय उत्तक का अभाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं बच्चे, है ना। देखिए क्या है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। ये देखिए, कह रहा है पाइनस के बीज में कितने बीज पत्र होते हैं? भाई पाइनस है क्या, है ना बच्चे, पाइनस है क्या? तो पाइनस जो है ना आपको जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है, तो अगर ये एंजियोस्पर्म होता, अगर ये एंजियोस्पर्म होता है ना, तब आपको क्या होता, एंजियोस्पर्म अगर होता तब आपको इसको हम क्या करते, तो भाई मेरे इसको हम दो भाग में बांटते, एक मोनोकॉट, दूसरा क्या डाइकॉट होता है ना, मोनोकॉट और डाइकॉट होता। अगर एंजियोस्पर्म होता तब ये मोनोकॉट यानी ठीक है आपको द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री मोनोकॉट, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होता है, एक बीजपत्री या क्या होता, तो भाई मेरे द्विबीजपत्री होता है यानी डाइकॉट होता है। यानी एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, कौन को, तो मोनोकॉट और डाइकॉट, है ना। ये देखिए है ना, द्विबीजपत्री ये तब होता, द्विबीजपत्री तब होता। क्या जी ये है ना। ये मैंने कहा कि आपको पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म को मैंने क्या कहा था बच्चे, तो अनावृत बीजी, ये अनावृत बीजी है बच्चे, इसमें नेकेड बीज होता है ना, बीज होता है, इसमें आपको फल के अंदर जो है बीज नहीं पाए जाते हैं, अनावृत बीजी है बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात, अनावृत बीजी है। अब कह रहा है कि कितने, तो एक तो होगा नहीं, दो तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा बच्चे, बीज पत्र तो होंगे होंगे, यानी अनेक, दो से अधिक बीज पत्र होंगे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, है ना, कैसे मैंने बनाया है उसको भी ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम याद रखना बच्चे, एंजियोस्पर्म होता तब ये एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होता है। बीज पत्र तो होते हैं लेकिन कितने होंगे पाइनस में, तो एक से अधिक होगा बच्चे, है ना। तो यहां से क्लियर ये भी हो गया, क्या क्लियर हो गया कि आपको जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें आपको अनेकों क्या पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पुनर्जीवन के रूप में जाना जाता है? ठीक है बच्चे, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको सेलेजिनेला, ध्यान में रखिएगा, सेलेजिनेला को हम क्या बोलते हैं, तो संजीवनी बूटी कहा जाता है बच्चे, संजीवनी बूटी की श्रेणी में रखते हैं, संजीवनी बूटी कहा जाता है बच्चे, है ना। मैंने कहा कि अगर देखिए, अगर क्या करेंगे कि अगर ठीक है आपको जल का अभाव होगा तो ये क्या होगा, है ना, जल का अभाव होगा तो ये आपको धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन ठीक है आपको जैसे जल समाप्त नहीं होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। लेकिन जैसे इसको जल मिलेगा तो ये फिर से ठीक उसी तरह से लहलहा जाएगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखेगा, सेलेजिनेला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, है ना, ध्यान देना है बच्चे। लिमिनेरिया जो है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि देखिए ठीक है आपको समुद्री केल्प होता है, समुद्री केल्प होता है और इससे आपको आयोडीन प्राप्त होगा, समुद्री केल्प होता है और इससे आपको क्या प्राप्त होगा, तो भाई मेरे इससे आयोडीन प्राप्त होता है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है ना, बृहद मात्रा में इसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है, आयोडीन प्राप्त होता है, एकदम समझिएगा, आयोडीन प्राप्त होता है किससे, तो भाई मेरे आपके लिमिनेरिया से, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए वॉलवॉक्स जो है ना, वॉलवॉक्स ये क्या होता है, तो भाई साहब है ना, वॉलवॉक्स जो होता है ये भी आपको जल में कॉलोनी में रहने वाला हरा शैवाल है, जल में कॉलोनी में रहने वाला हरा शैवाल है बच्चे। जल में कैसे रहेगा, तो जल में कॉलोनी में रहने वाला हरा शैवाल है, एकदम समझिएगा, कॉलोनी में रहने वाला हरा शैवाल कहलाता। हरा शैवाल कौन बच्चे, तो आपका वॉलवॉक्स, है ना, ध्यान में रखिएगा इसको भी, है क्लोरेला बच्चे। इसी को अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं कहां पर, आपके ठीक है भोजन के रूप में, क्योंकि इसमें 45 से याद रखना 40 से 45% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और यह आपको क्या है, तो जब शैवाल है तो भाई मेरे यह क्या होगा, तो CO2 का अवशोषक, CO2 का अवशोषक, ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर होता है बच्चे। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसर कौन होता है, तो भाई मेरे आपका ठीक है आपका जो शैवाल ही होता है। तो CO2 का अवशोषक और
O2 का ठीक उत्सर्जक होता है, बृहद मात्रा में ये O2 का उत्सर्जन करता है, तो इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं, है ना, आपको यूज किया जाता है बच्चे। क्लेमाइडोमोनास ये क्या होता है, तो बच्चे एक कोशिकीय शैवाल होता है ना, एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल होता है, ध्यान में रखना बच्चे, एक कोशिकीय शैवाल होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लोरेला यानी किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, तो क्लोरेला का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में परागन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, देखिए है ना, आपको याद रखना है बच्चे कि परागन जो होता है ना, परागन है ना, ध्यान में रखिए बच्चे, परागन, परागन किसको कहते हैं, तो भैया परागन कहते हैं, है ना, आपको याद रखना है। ये देखिए, ये आपको प्लांट है, आगे मैं बताऊंगा, ये प्लांट का फ्लावर का हिस्सा है बच्चे, तो यहाँ पर ये होता है स्टाइल, है ना, स्टाइल होगा, और ये क्या होगा, स्टिग्मा होगा बच्चे, है ना, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। और ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिका और वर्तिकाग्र कहते हैं, है ना, वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिका से कहां पर, तो भाई मेरे वर्तिका से वर्तिकाग्र तक, है ना, जब आपको क्या पहुंचेगा, यानी स्टाइल से स्टिग्मा तक जब आपको क्या पहुंचता है ना, आपका जो है ना परागकण पहुंचता है, वर्तिका से वर्तिकाग्र तक, है ना, आपको पोलेन पहुंचता है बच्चा, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो परागन कहते हैं, है ना। फिर जाकर के ठीक है आपको निषेचन होगा। एक्चुअली परागन है, पराग क्या है, परागकण जो है, परागकण क्या होता है, तो परागकण जो है याद रखना बच्चे, मेल गेमेट्स होता है, कौन होगा, आपको मेल गेमेट्स है बच्चे, है ना, आपको नर युग्मक इसको कहते हैं, मेल गेमेट्स कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है बच्चे, नर युग्मक इसको कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना बच्चे। और जब ठीक है आपको परागकण जो है वर्तिका से वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो इस प्रक्रिया को आप परागन कहते हैं। और परागन में बहुत सारा चीज हेल्प करता है बच्चे, ठीक है, जैसे आपको जल द्वारा परागन अगर होगा, याद रखना, जल द्वारा परागन, जल द्वारा अगर परागन होगा, तो जल द्वारा परागन को आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे जल द्वारा परागन अगर होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहते हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, हाइड्रोफिली कहा जाता है ना। अगर आपको परागन किसके द्वारा होगा, भाई मेरे कीटों द्वारा परागन, है ना, कीटों द्वारा परागन अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे एंटोमोफिली कहा जाता है। कीटों द्वारा परागन को, कीटों द्वारा परागन को आप क्या कहेंगे, कीटों द्वारा परागन को आप एंटोमोफिली कहा जाता है, एंटोमोफिली, है ना, एंटोमोफिली कहा जाता है, एकदम समझिएगा, एंटोमोफिली कहते हैं। आपको एक और याद रखना, वायु द्वारा परागन को आप क्या कहते हैं, तो वायु द्वारा परागन को ध्यान में रखिए, वायु द्वारा परागन को आप क्या कहते हैं बच्चे, तो इसको कहा जाता है, ठीक है, आपको एनिमोफिली, एनिमोफिली कहा जाता है, भाई मेरे एनिमोफिली कहते हैं। अगर बात करेंगे कि जंतु द्वारा परागन को आप क्या कहते हैं, तो जंतु द्वारा परागन को कहा जाता है, जंतु द्वारा परागन को हम कहते हैं, याद रखना बच्चे, जंतु द्वारा अगर परागन होता है तो इसको कहा जाता है, एकदम समझिएगा, इसको कहा जाता है जूफिली, क्या कहते हैं, जूफिली कहा जाता है, जंतु द्वारा परागन को जूफिली कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। और एक और ध्यान में रखना है कि अगर परागन किसके द्वारा, पक्षी द्वारा परागन, किसके द्वारा, पक्षी द्वारा परागन अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो पक्षी द्वारा परागन को याद रखना बच्चे, इसको कहते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ऑर्निथोफिली कहते हैं। अगर चमगादड़ द्वारा परागन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो भाई चेरेप्टोफिली कहते हैं। अब कह रहा कि जिम्नोस्पर्म, ये देखिए, ये आपको याद रखना बच्चे, ये क्या है, तो ये आपको अनावृत बीजी है, इसका बीज खोल के अंदर नहीं रहता है ना, आपको साइकस, स्पाइनस, ये सब पेड़, ठीक है, आपको फेडरा, ये सब पेड़ किसमें, इस श्रेणी में आता है बच्चे, अनावृत बीजी की श्रेणी में आता है। और इसमें परागन किसके माध्यम से होगा, तो भाई मेरे इसमें परागन होता है, वायु द्वारा परागन होता है ना, वायु द्वारा परागन होता है, ध्यान में रखना, वायु द्वारा परागन होगा, बाय द हेल्प ऑफ क्या बच्चे, विंड के द्वारा इसमें परागन होता है, तो एकदम याद रखना है, बाय द हेल्प ऑफ विंड इसके द्वारा इसमें परागन होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोस और फर्ण के लिए समान है, भैया मॉस जो है ना आपको किसमें आता है, तो भाई ये ब्रायोफाइटा है, क्या है, ब्रायोफाइटा, एकदम समझिएगा, ब्रायोफाइटा को मॉस कहा जाता है। और फर्ण जो है ना बच्चे, ये क्या है, टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स की श्रेणी में इसको रखते हैं, टेरिडोफाइट्स की श्रेणी में इसको रखा जाता है, एकदम समझिएगा।
है ना, फॉर्ड को टेरिडोफाइट्स में रखते हैं। भाई मेरे इसमें जालम और फ्लोएम विकसित नहीं होगा और इसमें विकसित होगा। तो दोनों में बीज उत्पन्न करते हैं, गलत बात है। दोनों में सामान्य उत्तक होते हैं, गलत बात है। दोनों बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं बच्चे, एकदम सही है। दोनों बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, ये ठीक है, ये देखिए ये सही है। दोनों बीजाणुओं द्वारा इसमें क्या होगा, प्रजनन होगा। स्पोर फॉर्मेशन द्वारा दोनों में क्या होता है, प्रजनन होते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, है ना। आपको क्या मैंने क्या कहा कि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जालम और फ्लोएम होते हैं बच्चे। जालम यानी संवहनीय उत्तक, जालम फ्लोएम क्या होगा, इसमें पाए जाएंगे। टेरिडोफाइट्स में फ्लोएम पाए जाते हैं बच्चे, किसमें, तो आपके ठीक है आपके फॉर्ड में पाया जाएगा, लेकिन बॉस में ये डेवलप नहीं होता है ना। दोनों बीज उत्पन्न नहीं करते हैं बच्चे, ये भी ध्यान में रखना है। और ठीक है आपका याद रखिए कौन कह रहा है, समान है, तो दोनों बीजाणुओं द्वारा ठीक है प्रजनन करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा बच्चे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, कह रहा कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। देखिए अब आते हैं पादप रोग पर बच्चे, और ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई यहाँ 26 नंबर से आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए नींबू का कैंकर रोग, साइट्रस कैंकर रोग, है ना, किसके कारण होता है। तो बच्चे जब भी ठीक है पादप में रोग की बात करेंगे तो पादप में रोग जो है आपको कौन कौन उत्पन्न करता है, तो पादप रोग, ध्यान में रखना बच्चे। पादप रोग की अगर बात करते हैं तो पादप रोग जो है ना मुख्य रूप से ठीक है उसका जो एजेंट होता है कौन कौन होता है, तो पहला हो गया जीवाणु, है ना, जीवाणु द्वारा आपको क्या होता है, तो पादप में रोग होता है। दूसरा क्या होगा, विषाणु के द्वारा रोग होता है। और तीसरा आपको किसके द्वारा भाई मेरे, तो कवक के द्वारा रोग होगा, है ना, कवक द्वारा रोग होता है। ध्यान में रखिए बच्चे, कवक द्वारा रोग होता है। अब मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर, है ना, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे ये पता चल जाए कि जीवाणु के द्वारा होगा रोग या विषाणु के द्वारा होगा रोग या कवक के द्वारा होगा रोग, है ना, ऐसा कुछ उपाय नहीं है सर, है ना। तो ध्यान में रखिए बच्चे, ऐसा उपाय है। अगर बोलेगा, है ना, ठीक है, जैसे क्या कैंकर रोग, है ना, तो याद रखना बच्चे ये बैक्टीरिया के कारण होगा, ध्यान में रखना है। और पत्तियों का मुड़ जाना, है ना, पत्तियों का मुड़ जाना, आपको पत्ती सड़ जाना या जो भी है इस तरह का रोग अगर होगा तो विषाणु द्वारा होगा। और बच्चे ठीक है आपको बोलेगा कि लाल सड़न रोग है ना, इस तरह का रोग बोला, सड़ने वाला रोग, तो कवक के कारण होगा, ये ध्यान रखिए बच्चे। तो यहां पर नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो भाई मेरे यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और कौन सा बैक्टीरिया, तो ध्यान में रखना बच्चे क्या होता है, तो जंथोनोमास साइट्री के द्वारा होता है। इसमें पत्ती, टहनी, फलों पर भूरे रंग का धब्बा उत्पन्न हो जाता है ना, जंथोमोनास, है ना, याद रखना बच्चे, जंथोमोनास साइट्री, है ना, के द्वारा यह रोग होता है। और इसमें मैंने क्या कहा कि जंथोमोनास साइट्री के द्वारा तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, तो बच्चे पत्ती पर, है ना, पत्ती पर धब्बे पड़ जाएंगे, है ना, आपको ब्राउन ब्राउन धब्बा पड़ जाता है, टहनी पर ब्राउन ब्राउन धब्बा पड़ जाता है, इसमें इस रोग में है ना, ब्राउन ब्राउन रंग का धब्बा पड़ जाता है ना, रंग का धब्बा पड़ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चे, धब्बा पड़ जाता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का मोजाइक रोग, देखिए मोजाइक रोग जैसे ही होगा, तो ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है, मोजाइक डिजीज जैसे ही होगा तो ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होगा, वायरस के कारण होगा। और प्रथम वायरस, है ना, इवानोस्की के द्वारा खोजा गया था, किसमें, तो तंबाकू मोजाइक वायरस ही खोजा गया बच्चे, याद रखना। टीएमबी ठीक है, प्रथम वायरस है ना, जिसकी खोज की गई थी, प्रथम वायरस, है ना, वायरस ठीक है आपको जिसकी खोज की गई थी। ध्यान में रखना बच्चे कि बराबर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वायरस का खोज प्रथम बार किया गया था, तो प्रथम वायरस जिसकी खोज की गई थी, खोज की गई थी, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है, खोज की गई थी, ध्यान में रखिएगा। और ये कौन है, तो भैया ये है आपको, है ना, आपका ना वायरस के कारण होने वाला रोग। किसने टीएमबी की खोज की थी, तो टीएमबी की खोज की थी इवानोस्की ने, याद रखना बच्चे, इवानोस्की ने किया था, इवानोस्की ने इसकी खोज की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर क्वेश्चन पूछता है जी, है ना। तो ये देखिए वायरस के कारण टोबैको मोजाइक डिजीज होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, अभी तुरंत बताए थे कि मोजाइक रोग जब भी होगा तो किसके कारण, तो विषाणु के कारण होगा, विषाणु के कारण होगा बच्चे, है ना। और रस्ट रोग जब भी होगा, ध्यान में रखना है कि ठीक है, रस्ट रोग जैसे क्या, ठीक, गेहूं का रस्ट रोग, जैसे क्या रेड रस्ट रोग, है ना, ये सब रोग जब भी होता है तो ध्यान में रखना बच्चे,
है ना। तो ठीक है, रस्ट रोग जब भी होगा तो ध्यान में रखिएगा कवक के कारण होता है। ध्यान में रखना बच्चे, रस्ट रोग जब भी होगा तो ये कवक के कारण होगा। तो यहां देखिए कौन होगा, तो धान का अंगमारी रोग, ब्लाइट ऑफ राइस क्या होगा, तो आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मोजाइक रोग जब भी होगा तो विषाणु के कारण होगा, है ना। रस्ट या रेड रॉट यानी सड़ने वाला जो भी रोग होगा वो किसकी वजह से होगा, तो कवक के कारण होता है। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, कवक के कारण होगा। और यहां पर क्या होगा, फिर आ गया, है ना, आपको तो आपका जो है वह जंथोमोनास ओराइजी के कारण यह रोग होता है। जंथोमोनास ओराइजी के कारण यह रोग होता है बच्चे। जंथोमोनास ओराइजी के कारण यह रोग होगा। कौन, तो ब्लाइट ऑफ राइस। ब्लाइट ऑफ राइस किसकी वजह से, तो बैक्टीरिया के कारण। और कौन सा बैक्टीरिया, तो जंथोमोनास, ठीक है, जंथोमोनास ओराइजी बच्चे, जंथोमोनास, है ना, जंथोमोनास ओराइजी के कारण यह रोग होता है। ओराइजी के कारण यह रोग होगा बच्चे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि पौधे में रिंग डिजीज या विल्ट रोग किसकी वजह से होता है। देखिए जब भी रिंग डिजीज या विल्ट रोग की बात करेगा बच्चे, है ना, पौधे में रिंग डिजीज या विल्ट रोग, इसमें क्या होता है, तो भैया ये समय जाइलम जो होता है ना, जाइलम में क्या होगा, तो भाई मेरे इसमें ठीक रिंग जैसा आकार का संरचना बन जाएगा। और आपको रिंग डिजीज जब भी होगा तो किसमें किसके कारण होगा, तो भाई मेरे बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया, तो भाई सीडोमोनास के कारण होता है। तो क्लियर हो गया होगा बच्चे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मोज़ेक रोग विषाणु के कारण, है ना। आपको अंगमारी रोग किसकी वजह से, तो भाई मेरे अंगमारी रोग जो है वह आपके बैक्टीरिया के कारण होगा। फिर देखिए, है ना, कैंकर रोग किसके कारण होगा, तो भाई कैंकर रोग जो है वह जीवाणु के कारण होता है। तो 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना बच्चे। अंगमारी रोग ध्यान में रखिएगा, अंगमारी यानी ब्लाइट डिजीज, है ना। अंगमारी एक हो गया, है ना। दूसरा बच्चा एकदम याद रखिएगा, अंगमारी एक हो गया। दूसरा क्या भाई मेरे, यहां देखिए, है ना, आपको कैंकर, है ना, कैंकर, है ना, अंगमारी, उसके बाद कैंकर, उसके बाद कौन बच्चे, ठीक है, यहां देखिए, है ना, रिंग डिजीज, ये सब किसकी वजह से, तो आपको जीवाणु के कारण होता है। रिंग डिजीज ये किसकी वजह से होगा, तो ये सभी आपको जीवाणु के कारण होता है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखना है कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन है, तो अंगमारी रोग, कैंकर रोग, रिंग डिजीज, ये सब जीवाणु के कारण होने वाले रोग होते हैं बच्चे। लेकिन जैसे ही रस्ट की बात करेगा, रॉट की बात करेगा, कवक के कारण होगा। मोज़ेक की बात करेगा तो यह आपको वायरस के कारण होता है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां देखिए भिंडी में पित्त सिरा मोज़ेक। अब देखिए, अब आपको ठीक है एकदम याद रखना बच्चे, पित्त सिरा मोज़ेक। तो आपको पता है कि मोज़ेक सर ने कहा है क्या, विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होने वाला रोग है। लेकिन देखिए क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिंडी में पित्त सिरा मोज़ेक, है ना, येलो वैन मोज़ाइक रोग का वाहक कौन होता है। अब यहां वाहक की बात कर रहा है बच्चे। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सफेद मक्खी होगा, सफेद मक्खी होता है। और जनरली कवक डिजीज जो है ना वो कहां से फैलता है, तो मृदा से फैलता है बच्चे। ध्यान में रखना बच्चे। एफिड से जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, सफेद मक्खी की वजह से आपको भिंडी में पित्त सिरा रोग होता है, पित्त सिरा मोज़ेक रोग होता है। मोज़ेक रोग किसकी वजह से होगा, तो विषाणु के कारण होते हैं, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्राउन गॉल रोग जो कई पौधे में ट्यूमर पैदा करता है वो किसकी वजह से होता है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, है ना, ध्यान में रखिएगा। क्राउन गोल रोग जो कई पौधे में ट्यूमर पैदा करता है किसके द्वारा होता है, तो क्राउन गोल रोग जो है ना, ध्यान में रखना बच्चे, ये किसकी वजह से होगा, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस की वजह से होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरीफेसियंस की वजह से होता है। एकदम याद रखना बच्चे। टोबैको मोज़ाइक आपको पता है वायरस डिजीज होता है जनरली, तो आपको तंबाकू में होगा, है ना। आपको फ्यूजिफेरम ये फंगी है बच्चे, और पादप कृमि प्लांट वम्स होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि क्राउन गोल रोग जो पौधे में ट्यूमर पैदा करता है वो एक्चुअली बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, आलू का ब्लैक रोग किससे संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। आलू का ब्लैक रोग, है ना, आलू क्या होगा, तो ब्लैक हो जाएगा बच्चे, और कहीं भी सड़ जाएगा। चाहे वो उसको स्टोर कीजिए, घर में रखिए, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में रखिए, अगर उसमें ब्लैक रोग लगा हुआ है ना, ब्लैक लेग रोग लगा हुआ है, तो उसका सड़ना एकदम तय है बच्चे। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि देखिए, है ना, आपको
आपको क्या करना है तो भाई मेरे, ठीक, यह किसकी वजह से होगा, तो यह जो है आपको जीवाणु संक्रमण होता है। क्यों, कौन सा संक्रमण, जीवाणु संक्रमण होता है बच्चे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा रोग होगा, है ना। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का छिड़काव करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर यह रोग तीव्र गति से फैलेगा और अपने आसपास भी अन्य पौधों को भी प्रभावित करेगा। तो याद रखना बच्चे, आलू का ब्लैक लेग रोग किसकी वजह से, तो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। चलिए, बंची टॉप बनाना, है ना, रोग का कारण क्या होता है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, और बराबर आपसे ये बंची टॉप बनाना पूछता है। तो अब देखिए क्वेश्चन ये भी हम देखे हैं कि बंची टॉप बनाने में क्या बनाना लगता है, केला लगता है। तो भैया केला नहीं लगेगा, है ना, आपको केला नहीं लगता है, ध्यान में रखना है। ऐसे पौधे में केला नहीं लगता है बच्चे। और आपको क्या होगा, तो ऊपर वाला जो पत्तियां हैं वो झुरमुट में इस तरह का पत्ती आ जाएगा बच्चे। इसी को बोलते हैं बंची टॉप। कौन सा टॉप बोलेंगे, बंची टॉप कहा जाता है। यानी पत्तियों का रंग पीला नारंगी हो जाता है बच्चे, पत्तियों का रंग क्या होगा, पीला नारंगी हो जाता है ना। आपको ठीक है, ध्यान में रखना बच्चे, ये किसकी वजह से होगा, तो बंची टॉप बनाना वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। बंची टॉप बनाना किसके कारण, तो वायरस के कारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान का टुंगरो रोग किसके द्वारा फैलता है, तो भैया धान का टुंगरो रोग, याद रखना बच्चे, धान का टुंगरो रोग जो है यह ये भी आपको वायरस के कारण फैलता है। इसमें पत्तियों का रंग क्या होगा, पीला हो जाता है ना, ध्यान में रखना बच्चे। ग्रीन लीफ होपर के द्वारा, ये ग्रीन लीफ होपर जो है ना आपको ये एक तरह से हरा टिड्डा जो है वह आपको क्या करेगा, इसको फैलाने का काम करता है। तो ये भी ध्यान में रखना बच्चे, अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर पूछता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, पौधे में वायरल रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन होता है। देखिए वायरल रोग को क्या एंटीबायोटिक से आप एंटीबायोटिक का यूज करके आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चे। एंटीबायोटिक से यूज करके हम जीवाणु जनित रोगों को ठीक कर सकते हैं, जीवाणु जनित रोग को ठीक किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो भाई मेरे, ठीक, आपको एंटीबायोटिक्स का छिड़काव करके। तो किसका छिड़काव करेंगे भैया, तो इसको रोग मुक्त बीजों और प्रतिरोधों का उपयोग करेंगे। रोग मुक्त बीज या प्रतिरोधी बीजों का उपयोग किया जाता है, जिससे आपको क्या होगा, पौधा, ठीक है, पौधा जो है वह रोग मुक्त हो जाएगा बच्चे, है ना। रोग मुक्त बीज और प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, लंबे समय तक आपको जो है पादप जो है वह जो है इफेक्टेड नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सेब में फार ब्लाइट रोग, बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, है ना। ये कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आपके किसमें, तो भैया मेरे आपके दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेब में फार ब्लाइट रोग। देखिए फार ब्लाइट रोग किसकी वजह से होता है। एक तो बात जान लीजिए बच्चे कि एक्चुअली सेब क्या होगा, जो झुलस जाता है, इस रोग के होने की वजह से सेब और नाशपाती में यह रोग होता है। ध्यान में रखना बच्चे, किसमें होगा, तो सेब और नाशपाती में यह रोग होता है, नाशपाती में, है ना। और ये जल जाता है बच्चे, है ना। अगर ये रोग हो गया तो आपको वो जलने जैसा आभास होगा, है ना, आपको लगेगा कि ये जल गया है। और ये किसकी वजह से होता है, तो भैया ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया, तो इर्वेनिया, ठीक, एमाइलोवोरा के कारण, इर्विनिया एमाइलोवोरा के कारण होता है। ये बैक्टीरिया जनित रोग है ना। सेब में ब्लाइट रोग, याद रखना बच्चे, फायर ब्लाइट रोग, ये किसकी वजह से होगा, तो भाई मेरे ये जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु, तो इर्वेनिया एम्लोवोरा की वजह से होता है, इर्वेनिया एम्लोवोरा के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा बच्चे, है ना। तो सेब में फायर ब्लाइट रोग किसकी वजह से होता है, तो इर्वेनिया एम्लोवोरा के कारण होता है, एमाइलोवोरा के कारण होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, साइट्रस कैंकर, है ना। अभी तुरंत मैंने कहा था कि कैंकर रोग जब भी होगा तो किसकी वजह से होगा, तो बैक्टीरिया, सही है जी, हाँ जी सही है ना। ध्यान में रखना बच्चे, क्या हो गया, तो ये आपको क्या है, तो साइट्रस कैंकर रोग किसकी वजह से होगा, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, कोई दिक्कत नहीं। टुंगरो रोग वायरस के कारण होता है, एकदम सही है ना। आपको आलू का रिफ रोल रोग किसकी वजह से, तो बैक्टीरिया, ये गलत है बच्चे, है ना। पपीते का मोज़ेक रोग ये वायरस के कारण होता है ना। तो आलू का लिफ रोल रोग किसकी वजह से होगा, तो भाई मेरे यह वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। लिफ रोल रोग किसकी वजह से, तो वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण होगा बच्चे। तो ये गलत हो गया, तो ध्यान में रखना बच्चे, आलू का लिफ रोल रोग किसकी वजह से, तो वायरस के कारण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पौधों में
पौधों की कोशिका भित्ति को भेदने के लिए पादप वायरस किस एंजाइम का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि वे प्रवेश करते हैं? बच्चे आपको पता है कि पौधों की कोशिका भित्ति को पादप वायरस जो है वो भेद नहीं कर सकता है ना इसको, क्योंकि ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज के बने होते हैं, और इसको भेद कर पाना यानी उसको छेद कर पाना बड़ा कठिन होता है। किसके लिए? वायरस के लिए। इसीलिए ठीक है वो घाव के द्वारा प्रवेश करता है। पौधे में अगर कोई घाव हो गया या कोई वाहक है उसके द्वारा वो प्रवेश करेगा, है ना। तो ध्यान में रखिए, वाहक या घाव के माध्यम से वह प्रवेश करता है, वाहक या घाव के माध्यम से वह प्रवेश करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल का प्रमुख रोग है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल का प्रमुख रोग है बच्चे? तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है ना वह आपको याद रखना बच्चे कि धान का क्या है? वह मुख्य रोग होता है, धान का मुख्य रोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बैगन का लघुपर्ण रोग किसके वजह से होता है? तो बच्चे बैगन का लघुपर्ण रोग जो है ना, बैगन का पत्ता जो है ना काफी छोटा हो जाता है ना, काफी छोटा हो जाएगा और फिर उसमें ठीक है फल लगना बड़ा कठिन हो जाता है बच्चे। तो क्या होगा? फाइटोप्लाज्मा। याद रखना बच्चे, जिसको हम एमएलओ भी कहते हैं। याद रखना बच्चे, फाइटोप्लाज्मा, इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसे आपको पादप जगत का क्या कहते हैं? जोकड़ कहा जाता है बच्चे। पादप जगत का जोकड़ भी कहते हैं, है ना। इसके द्वारा फैलता है, पादप जगत का जोकड़ कहा जाता है ना, इसके द्वारा यह फैलता है बच्चे। पादप जगत का जोकड़ के द्वारा यह रोग फैलता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। याद देखिए, तो क्या गन्ने में ग्रासी सूट रोग का कारक क्या होता है? तो भाई ये भी फाइटोप्लाज्मा ही होता है बच्चे। फाइटोप्लाज्मा की वजह से गन्ने में ग्रास सूट रोग होता है। ग्रास सूट रोग किसकी वजह से? तो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे। फाइटोप्लाज्मा की वजह से क्या होगा? तो ग्रासी सूट रोग होता है, ग्रासी सूट रोग होता है बच्चे, है ना, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। चलिए, हाँ, आपको मिर्च में लीफ कर्ल रोग किसकी वजह से होता है? तो मिर्च में लीफ कर्ल रोग जो है ना वह वायरस के कारण होगा। याद रखना बच्चे, जब भी ठीक है आपको पत्ती, मैंने शुरू में ही बताया था, पत्ती ठीक है आपको कर्ल हो जाए, पत्ती मुड़ जाए, पत्ती ठीक है मोजाइक हो जाए, तो ऐसा रोग किसकी वजह से? तो वायरस के कारण होता है। तो ये भी ध्यान में रखना बच्चे। आगे प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बीज जनित वायरल रोग नहीं है ना बच्चे? बीज जनित वायरल रोग नहीं है ना, बीज जनित वायरल रोग नहीं है बच्चे। तो कौन सा नहीं है? तो भाई ठीक है बीज जनित वायरल रोग नहीं है। कौन? तो भाई मेरे आपको साइट्रस कैंकर, है ना, साइट्रस कैंकर बीज जनित रोग नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है ना, ये बैक्टीरियल रोग है बच्चे, है ना, बीज जनित ठीक है बीज जनित वायरल रोग नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या होता है? देखिए साइट्रस कैंकर दिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, है ना। कौन सा डिजीज है? तो बैक्टीरियल डिजीज होता है बच्चे, बैक्टीरियल डिजीज होता है ना। आपको जीवाणु के कारण यह रोग फैलता है, डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा कि पौधे में जीवाणु रोगों की पहचान का एक सामान्य लक्षण क्या है? तो भैया पौधे में जीवाणु के कारण जब रोग होगा तो क्या होगा? भैया यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ना। तो पौधे में जीवाणु रोग बच्चे मोज़ेक पैटर्न अगर होता है तो ये विषाणु के कारण होता है ना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, विषाणु के कारण होगा। उत्तक का सड़ना और दुर्गंध करना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बैक्टीरिया के कारण होता है ना। उत्तकों का सड़ना और दुर्गंध करना क्या होगा? तो ये आपको है ना, सड़ना दुर्गंध करना ये सब आपको जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बच्चे ये आंसर हो जाएगा। पत्तियों का मुड़ना, है ना, मुड़ना ये आपको है ना, आपको किसकी वजह से? तो भैया ये जो है ना विषाणु के कारण होता है। और बच्चे ठीक है आपको सफेद चूर्ण का जमाव, ये ठीक है डिपॉजिट ऑफ व्हाइट पाउडर, ये अगर ये बात करें तो ये कवक के कारण होता है। तो ये भी ध्यान में रखें, कवक या फंगी के कारण होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ट्यूलिप ब्रेकिंग, है ना, ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चे? तो भाई मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्यूलिप का पौधा देखिएगा साल में एक ही बार खिलता है जी, और बहुत कम जगहों पर होता है ये, है ना। और क्या होगा? ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस जो होता है ये क्या करता है? तो आपको ट्यूलिप का जो पत्ती होता है उस पर जो फूल का जो पंखुड़ी होता है, ट्यूलिप के फूल के पंखुड़ी पर क्या करेगा? तो रंग बिरंगी धारियां बना देता है बच्चे, रंग बिरंगी धारियां बना देगा, जिसकी वजह से ठीक है आपको धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, फूलों की पंखुड़ियों पर रंग बिरंगी धारी बनाने के लिए यह क्या प्रसिद्ध है बच्चे? ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस क्या करेगा? तो आपको ट्यूलिप के पंखुड़ियों पर रंग बिरंगी धारी बना देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पौधा समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं। कपास का ब्लैक आर्म या ठीक है कोनीय पर्ण धब्बा रोग किसके लिए, किसके कारण होता है? तो भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कपास का ब्लैक आर्म बहुत पूछा हुआ सवाल है बच्चे कि कपास का ब्लैक आर्म रोग किसकी वजह से होगा? तो कपास का
ब्लैक आर्म रोग ध्यान में रखना बच्चे कि यह जेंथोमोनास बैक्टीरिया की वजह से होता है, जेंथोमोनास बैक्टीरिया के कारण होता है, जेंथोमोनास बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, ठीक है। आलू में स्पिंडल ट्यूबर रोग किसकी वजह से होता है? तो वायराइड्स के कारण होता है, वायराइड्स के कारण होगा बच्चे। किसकी वजह से? तो आलू में स्पिंडल ट्यूबर जो रोग होता है वह वायराइड के कारण होता है, वायराइड के कारण होगा। आलू में जो है आपको, ठीक है, स्पाइंडल ट्यूबर जो है वायराइड के कारण होगा। और इसको, ठीक है, आपको टीओडाइनर ने, है ना, टीओडाइनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको खोजा था बच्चे। तो ये भी ध्यान में रखना आपको कि आलू में स्पिंडल ट्यूबर, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि स्पिंडल ट्यूबर रोग किसकी वजह से होगा? तो वायराइड के कारण होगा। और यह बहुत ही खतरनाक रोग है। फिर, ठीक है, आपको कहीं भी कंद को रखेंगे, यानी आलू को कहीं भी आपको रख दीजिए, यानी कहीं भी रख दीजिए बच्चे, तो उसका सड़ना तय है, सड़ेगा ही वो। ठीक है, दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है बच्चे, सड़ना तय है ना, सड़ेगा ही। नेक्स्ट देखिए, पपीते में रिंग स्पॉट वायरस का संचरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो बच्चे एफिड्स के द्वारा होता है ना, एफिड्स के द्वारा होगा बच्चे। पपीते में रिंग स्पॉट वायरस का संचरण मुख्य रूप से एफिड्स के द्वारा होता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, एसेंडल स्पाइक रोग जो चंदन के पेड़ों को प्रभावित करता है वह किसकी वजह से होगा? तो फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है बच्चे, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, एकदम ध्यान में रखना है। चलिए, ये देखिए लास्ट सवाल है आज के सेशन का। तो जीवाणुओं से होने वाले रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, है ना। रसायन का कह रहा है कि जीवाणु का नियंत्रण। तो बच्चे जीवाणु का नियंत्रण स्टेप्टोसाइक्लिन से करते हैं। जीवाणु का नियंत्रण याद रखना, जीवाणु का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो स्टेप्टोसाइक्लिन की वजह से जीवाणु का नियंत्रण करते हैं किसके द्वारा? तो भाई मेरे स्टेप्टोसाइक्लिन के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और मेलाथियोन, ये देखिए मेलाथियोन क्या है? भाई मेरे मेलाथियोन जो है, ठीक है, आपको प्रमुख कीटनाशक है बच्चे, कीटनाशक है बच्चे, कीटनाशक होता है मेलाथियोन, कीटनाशक होता है, एकदम याद रखिएगा। कीटनाशक इंसेक्टिसाइड से बच्चे। 2,4-D खरपतवारनाशी है, ध्यान में रखिएगा, खरपतवारनाशी कहा जाता है किसको? तो भाई मेरे 2,4-D को खरपतवारनाशी। यूरिया आपको उर्वरक है बच्चे, उर्वरक की श्रेणी में इसको रखते हैं। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रदान करने वाला उर्वरक होता है कौन? तो आपका यूरिया होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है जीवाणु, तो जीवाणु का नियंत्रण स्टेप्टोसाइक्लिन की वजह से होगा, स्टेप्टोसाइक्लिन के द्वारा हम लोग करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं बच्चे, है ना। आपको इसका जो पीडीएफ है वह, ठीक है, आप मेरा जो चैनल है ना, शशांक साइंस ओलंपियाड, आपको टेलीग्राम चैनल वहां पर अवेलेबल मिलेगा। और सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे खूब मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। यकीन मानिए, सफलता का कोई मोल नहीं होता है, जिस दाम सफलता मिले उस दाम सफलता ग्रहण करनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।